हे दोस्तों, वेलकम टू फाइनेंशियल इंटेलिजेंट। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड के बारे में। ये शेयर में हम डिटेल में स्टॉक एनालिसिस करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि कंपनी के बारे में, कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है, कंपनी की टाइमलाइंस मतलब ओवर द पीरियड कंपनी में ग्रोथ कैसा हुआ है दोस्तों, सेगमेंट्स कौन से सेगमेंट्स में कंपनी काम करती है, उनके ट्रेंड्स क्या है, कंपनी के प्रमोटर्स के बारे में इसमें जानेंगे दोस्तों हम। इसके साथ-साथ मेरे पास एक सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट का रिपोर्ट है, वो भी रिपोर्ट हम देखेंगे दोस्तों। थर्ड हम देखेंगे करंट फाइनेंशियल्स कैसे कंपनी के, अभी ये लेटेस्ट फाइनेंस ट्रेंड कैसे कंपनी में, बैलेंस शीट कैसा है, कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है, शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है, वो भी हम देखेंगे दोस्तों। फोर्थ पॉइंट पे हम देखेंगे कि लेटेस्ट न्यूज क्या है, कंपनी एज ऑन डेट कंपनी में जो लेटेस्ट न्यूज है वो भी हम देखेंगे। और आखिर में देखेंगे कि व्हाट इन्वेस्टर शुड डू नाउ, बाय सेल या होल्ड, मतलब आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए, वो हम ये वीडियो में देखेंगे दोस्तों। तो चलो चलते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। सो लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है कि अबाउट कंपनी। तो ये कंपनी का जो बिजनेस है वो डिजिटल मार्केटिंग में काम करते हो दोस्तों। उसके साथ साथ ब्रांड एडवर्टाइजर्स है, मार्केटिंग एजेंसीज है, एड एक्सचेंजेस एंड नेटवर्क्स में ये काम करते हैं। यहाँ पे मैं कंपनी के वेबसाइट पे आया हूँ, आप देख सकते हो कि यहाँ पे कंसोलिडेटेड एड टेक, न्यू मीडिया एंड आईओटी बेस्ड बिजनेस अक्रॉस द ग्लोब। तो बहुत सारे कंट्रीज में इनका बिजनेस है दोस्तों। इसके साथ-साथ इनके जो कस्टमर्स हैं, एयरटेल है, ब्रिटिश एयरवेज है, कोका कोला है, तो बहुत बड़े-बड़े नाम के इनके कस्टमर्स हैं। अक्रॉस द ग्लोब मतलब अप्रॉक्स 20 कंट्रीज में इनका एट प्रेजेंट है। अ, इसके साथ-साथ आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे कस्टमर कंपनी ने लिखा है कि ब्राइटकॉम ग्रुप्स रिन्यूड ग्लोबल प्रेजेंस इंक्लूडिंग द यूएस, इज़राइल, लैटिन अमेरिका। तो ये बहुत जगह पे इनका एट प्रेजेंट है दोस्तों। तो दोस्तों, आगे देखते हैं हम कि कंपनी का ट्रेंड लाइन कैसा रहा, मतलब ओवर द पीरियड कंपनी ने कैसा ग्रोथ किया है। तो आप देख सकते हैं कि कंपनी 1998 में स्टार्ट हुआ था। 1998 में 2000 के बीच की कंपनी स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कंपनी के प्रमोटर है, फाउंडर्स है, सुरेश रेड्डी करके एंड विजय विजय कंचारिया, formed USA greetings in a USA and renamed it a Vibrant Technologies in 2000। तो 2000 में ये दोनों ने जो फाउंडर है, इन्होंने जो कंपनी स्टार्ट किया, यूएसए में कंपनी पहले स्टार्ट किया था इन्होंने। तो यूएसए ग्रीटिंग्स करके ये कंपनी 2000 में स्टार्ट किया था। उसके बाद 2004 में आप देख सकते हैं कि चेंज्ड नेम टू वाइब्रेंट डिजिटल एंड स्टार्टेड ऑफरिंग टूल्स एंड सर्विसेज टू डिजिटल एड नेटवर्क्स। उसके बाद 2005 में देख सकते हैं कि एक्वायर्ड ईमेल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म वोलो एमपी फ्रॉम फॉर 2.25 मिलियन डॉलर्स। तो 2.25 मिलियन डॉलर को उन्होंने वोलो एमपी कंपनी एक्वायर किया। उसके बाद 2006 में देख सकते हैं कि 2006 में कंपनी ने 5 मिलियन के लिए मेडियोस वन ये करके यूएस की कंपनी को उन्होंने उसमें भी एक्वायर किया दोस्तों, वो कंपनी एक्वायर किया। उसके बाद 2007 में उन्होंने रेज 20 मिलियन फ्रॉम सेवरल प्राइवेट इक्विटी फर्म एंड उसके बाद उन्होंने एक्वायर्ड एड डायनामिक्स करके कंपनी है, वो 10 मिलियन यूएसडी के लिए उन्होंने एक्वायर किया कंपनी। मतलब ओवर द पीरियड ये कंपनी ने बहुत सारे छोटे-छोटे कंपनीज जो डिजिटल मार्केटिंग में कंपनी थे, उन्होंने एक्वायर करते आ रहे हैं। आगे देख सकते हैं 2008 में दोस्तों की एक्वायर्ड ऑनलाइन मीडिया सॉल्यूशन इन इजराइल। ये इनका बहुत बड़ा ये अचीवमेंट था दोस्तों। तो उन्होंने लगभग 13 मिलियन डॉलर को इन्होंने ये इजराइल की जो कंपनी है एक्वायर की थी। तो उसके बाद 2009 में उन्होंने 20 मिलियन डॉलर फिर से एवरेस्ट कैपिटल से उन्होंने रेज किए और एक्वायर्ड ड्रीम एज बेस्ड अर्जेंटीना फॉर 11.5 मिलियन डॉलर को उन्होंने अर्जेंटीना का ड्रीम्स करके एक कंपनी है उन्होंने एक्वायर किया। उसी साल उन्होंने इंटरैक्टिव बेस्ड इन एक्वायर्ड मैक्स इंटरैक्टिव करके उन्होंने कंपनी को 8.3 मिलियन डॉलर्स को उन्होंने एक्वायर किया। ये कंपनी ऑस्ट्रेलिया में था। उसके बाद 2010 में दे रेज्ड 18 मिलियन फ्रॉम ओक इंडिया एंड बैटरी मार्च। तो उसके बाद उन्होंने लाइकोस करके कंपनी है, लाइकोस फ्रॉम डॉम। थोड़ा मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा रॉन्ग हो सकता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्योंकि ये कंपनी के नेम्स थोड़े डिफिकल्ट है। तो उन्होंने वो एक्वायर किया कंपनी 2010 में। उसके बाद 2011 में आप देख सकते हैं कि वाइब्रेंट डिजिटल करके कंपनी है,
and LGS Global proposed to merge. तो Vibrant Digital and LGS Global proposed to merge, मतलब दोनों कंपनी merge हो गए and acquired stakes in a Web 3.0. उसी साल 2011 में फेसबुक चूज वाइब्रेंट डिजिटल एज एन ऑफिशियल मार्केटिंग एपीओ पार्टनर। तो ये 2011 में ये कंपनी के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट था। तो फेसबुक ने वाइब्रेंट के साथ पार्टनरशिप की उनके डिजिटल मार्केटिंग के लिए। 2014 में दोस्तों उसके बाद दे हैव चेंज्ड नेम टू लाइकोस इंटरनेट लिमिटेड करके एंड एग्रीज टू एक्वायर माइनॉरिटी स्टेक इन Jobu Kit Holdings Limited. Lycos TV adds cool new content to its entertainment channel. Okay. 2015 में Lycos gets listed on a national stock exchange. तो Lycos 2015 में दोस्तों लिस्टेड हुआ हमारे NSE के ऊपर। और 2016 में आप देख सकते हो दोस्तों उन्होंने टॉप पिक्सलेट वीडियो ट्रस्ट इंडेक्स launched new Israel ad tech map and ranked 345 in a business world real 500 list। तो ये 2016 में उनके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। तो 345 रैंक आया था तो उनका बिजनेस वर्ल्ड रियल 500 लिस्ट में। तो दैट वाज द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट फॉर द कंपनी। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्राइटकॉम, अपोलो, लाइकोस, जेवी एंड लाइव फिटनेस ब्रांड लॉन्च्ड रैंक 4 इन वीडियो सेलर ट्रस्ट इंडेक्स। उसके बाद आप देख सकते हो कि 2000 तो बहुत सारे इनके अचीवमेंट थे 2016 में। उसके बाद आप देख सकते हो 2018 में लाइकोस इंटरनेट लिमिटेड चेंज इट्स नेम टू अ ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड। तो अभी रिसेंटली 2018 में उन्होंने नाम चेंज किया, लाइकोस से ब्राइटकॉम नाम रखा है। और 2019 में रिसेंटली दोस्तों एक्सपांडेड ऑफरिंग इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में उन्होंने उनका सर्विस स्टार्ट किया 2019 में। उसके साथ साथ लॉन्च्ड कैंपस 2.0 टू इम्प्रूव आरओआई ऑफ द क्लाइंट्स। तो क्लाइंट के लिए कैंपस 2.0 करके उन्होंने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, तो हम देखेंगे आगे। Featured amongst the e-digital based 75 SSP for the 2020। तो ये कंपनी का ट्रेंड लाइन रहा है दोस्तों। इन्होंने कंपनी ने बहुत अच्छा अचीवमेंट किया है, मतलब जैसे उन्होंने कंपनी स्टार्ट किया तो they have acquired many companies दोस्तों। so it was a great achievement for the company। दोस्तों हम आगे देखते हैं कि कंपनी का यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग में कौन-कौन से तरीके से वो मार्केटिंग करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे वीडियो, मोबाइल, डिस्प्ले, सॉफ्टवेयर, एक्सक्लूसिव मीडिया, एड टेक, सोशल एंड कनेक्टेड टीवी। तो ये बहुत इनके डिजिटल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म्स है दोस्तों। आगे देख सकते हैं कि यहाँ पे वो सॉफ्टवेयर में भी है, जैसे हमने 2019 में देखा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग का भी वो बहुत सारा ऑफर करते सर्विसेज। उसके साथ साथ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड सर्विसेज में भी उन्होंने अभी एंटर किया है दोस्तों। इनके ग्रुप कंपनीज में थोड़ा हम चेक करेंगे कि जो ब्राइटकॉम मीडिया है वो ऑलमोस्ट 40 बिलियन इंप्रेशन एवरी मंथ, मतलब जो एड आता है उनको एवरी मंथ 40 बिलियन टाइम्स ये उनका एड लोगों तक पहुंचता है दोस्तों। वोलो एमपी करके है, प्रोवाइड्स क्लाइंट्स विद बल्क मेल प्लेटफॉर्म दैट प्रोवाइड्स क्लाइंट विद स्केलेबल मास मेलिंग सॉल्यूशन। मतलब जैसे कि अभी उनके पास बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स है और सबको एक ही साथ मेल भेजना है, तो इस तरह के उनको सॉल्यूशंस वो कंपनी प्रोवाइड करती है, सब्सिडरी कंपनी उनको। ड्योमो करके है, ऑफर्स बिजनेस सॉल्यूशन टू मीट द एंटरप्राइज आईटी नीड्स। तो आईटी कंपनी के लिए ये कंपनी बहुत सारे बिजनेस सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। इसके साथ साथ दोस्तों ये आईओटी में भी काम करते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो ये तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, तो ये कंपनी इज फुल्ली लोडेड विद ऑल द न्यू टेक्नोलॉजीज दोस्तों। आगे देख सकते हैं दोस्तों इनके बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, सॉफ्टवेयर है, वो उनके कस्टमर्स के लिए ऑफर करते हैं, जैसे कैंपस है, पैंजिया है, बिजनेस इंटेलिजेंस है, यील्ड ऑप्टिमाइजेशन प्लेटफॉर्म है। तो ऐसे प्रोग्रामेटिक वीडियो बाइंग है, तो ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ये अपने कस्टमर्स को ऑफर करते हैं। आगे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे कि सम ऑफ आर पब्लिशर्स, ये तो कंपनी के बहुत सारे पब्लिशर्स हैं। आप देख सकते हैं बहुत सारे बड़े-बड़े नाम हैं।
इसके साथ-साथ आप एडवर्टाइज़र्स देख सकते हैं, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, नेटफ्लिक्स है, तो पीएनजी है, ये बहुत बड़े-बड़े पेप्सिको है, बहुत बड़े-बड़े कंपनी का इनका यहाँ पे नाम है, तो ये कंपनी के एडवर्टाइज़र्स हैं, तो यहाँ इनके थ्रू ये एडवर्टाइज़ करते हैं दोस्तों। आप ये इंडस्ट्री देख सकते हैं दोस्तों, एडवर्टाइजिंग बाय मीडिया, मतलब यहाँ पे थोड़ा आप ध्यान दीजिए दोस्तों कि डिजिटल मार्केटिंग जो है ओवर द पीरियड में 2016, 17, 19 का यहाँ पे चार्ट दिखा है। 70 ये कंटिन्यूअसली डिजिटल मार्केटिंग बढ़ रहा है दोस्तों। लेकिन टेलीविजन, जैसे कि अब टीवी तो आजकल कोई नहीं देख रहा है, कि ना कि न्यूज़पेपर भी आजकल ओवर द पीरियड, मतलब ये कम ही होते जा रहा है, मतलब सबके पास ओटीटी ऐप्स है, सारे मोबाइल से अपने लैपटॉप से सब लोग डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज़्यादा आ रहा है दोस्तों। तो टेलीविज़न और न्यूज़पेपर में भी जो मीडिया मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग जो होती थी, तो ओवर द पीरियड ये कम होते जा रहा है दोस्तों। और आगे नेक्स्ट फ्यू इयर्स में डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज़्यादा बढ़ेगा दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि लास्ट 4 इयर्स का जो भी ट्रेंड है, तो यहाँ पे भी डिजिटल मार्केटिंग में इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही, एज वेल एज टेलीविजन और न्यूज़पेपर में कम होता जा रहा है। ग्लोबल डिजिटल एडवर्टाइजिंग मार्केट में आप देख सकते हैं दोस्तों कि कंटिन्यूअसली यहाँ पे इम्प्रूवमेंट होते नजर आ रहा है दोस्तों, मतलब यहाँ पे 200 बिलियन डॉलर का है दोस्तों जो ग्लोबल मार्केट एडवर्टाइजिंग का। तो लगभग अभी 2020 में 335 के आसपास पहुंच गया, तो आगे भी इनका जो 2025 तक का जो फोरकास्ट है, तो लगभग 500 बिलियन डॉलर जो ग्लोबल डिजिटल मार्केट एडवर्टाइजिंग मार्केट बन सकता है दोस्तों। तो देखने का ये है कि कंपनी में या एज वेल एज ये इंडस्ट्री में कितना अपॉर्चुनिटी है, मतलब आगे जाके ऑलमोस्ट 15 सीएजीआर में फोरकास्ट कर रही है कि 15 सीएजीआर में कंपनी ग्रो हो सकती है, या ये मार्केट इंडस्ट्री ग्रो हो सकती है, तो इसमें अपॉर्चुनिटीज तो है दोस्तों। कंपनी के फाइनेंशियल्स आप देखोगे दोस्तों, यहाँ पे ओवर द पीरियड लास्ट 4 इयर्स का डेटा है, मतलब जैसे 15 में ये कंपनी लिस्ट हुई, तो उसके बाद यहाँ पे डेटा दिखा है। कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्म किया है, मतलब कंसिस्टेंट है कंपनी में। 18 में थोड़ा ड्रॉप हुआ था इनका प्रॉफिट, लेकिन आप रेवेन्यू देख सकते हैं, कंटिन्यूअसली कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है। वो तो हम डिटेल रिसर्च रिपोर्ट में देखेंगे दोस्तों। इसके साथ-साथ आप देख सकते हैं कि रेवेन्यू फ्रॉम सेगमेंट्स, तो डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स में है। डिजिटल सेगमेंट में इनका अच्छा खासा रेवेन्यू बढ़ा है दोस्तों, लेकिन सॉफ्टवेयर सेगमेंट में ऑलमोस्ट फ्लैट ही है दोस्तों, तो यहाँ पे इनका इनको थोड़ा फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। डिजिटल के साथ-साथ सॉफ्टवेयर में भी उनका इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। पी&एल हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे, जैसे हमने बोला कि डिजिटल मार्केटिंग में है, तो यहाँ पे उनका जो 2018-19 का है, तो ये देख के हमें कुछ फायदा नहीं है, तो हम लेटेस्ट है तो फाइनेंशियल ट्रेंड्स में देखेंगे दोस्तों। तो आगे चलते हैं कि यहाँ पे ये भी देख के कुछ फायदा नहीं, हम बाद में देखेंगे दोस्तों। यहाँ पे मैं आया हूँ कि कंपनी की जो मैनेजमेंट टीम है, जैसे मैंने बोला कि सुरेश रेड्डी साहब जो है वो चेयरमैन एंड सीईओ है कंपनी, और उनके साथ जो को फाउंडर थे विजय कंचारला करके है, तो ये हैदराबाद, दोनों भी हैदराबाद बेस्ड है। तो इन्होंने यूएस में जाके ये कंपनी, उन्होंने यूएस में अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया और वहां से उन्होंने कंपनी स्टार्ट किया। कंपनी के जो प्रेसिडेंट है जेकब मिजरी जी है, और उसके साथ साथ बाकी के भी यहाँ पे ऑफिसर्स हैं। यहाँ पे हम थोड़ा देखेंगे कि सुरेश रेड्डी जी है, उनका क्या बैकग्राउंड है। दोस्तों सुरेश रेड्डी जी है, उन्होंने आप देख सकते हैं कि लावा स्टेट यूनिवर्सिटी है, वहां से उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, मास्टर्स इन साइंस किया है। उससे पहले वो बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी खड़गपुर से वो बीटेक मैकेनिकल इंजीनियर है, और उसके बाद उन्होंने एमएस किया था। वो तो एजुकेशनल बैकग्राउंड सुरेश रेड्डी जी का बहुत ही अच्छा है दोस्तों। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि उन्होंने बहुत बड़े बड़े कंपनीज में काम किया है, जैसे कैटरपिलर है, मतलब ये कंपनी स्टार्ट करने से पहले उन्होंने क्रिसलर्स है, एसबीसी है, एंड चार्ल्स है, बहुत ऐसे बड़े बड़े वेल नोन कंपनी है, फॉर्च्यून 500 कंपनीज में उन्होंने काम किया है। तो दोस्तों उन्होंने दो सक्सेसफुल कंपनीज भी स्टार्ट किए दोस्तों, जैसे कि यूएसए ग्रीटिंग्स एंड वाइब्रेंट टेक्नोलॉजीज। तो ये जो इनका जो बैकग्राउंड दिखाता है कि प्रमोटर तो वेल एजुकेटेड है, और इनका जो अप्रोच है उनका कंपनी ग्रोथ के लिए, तो ये बहुत ही अच्छा है दोस्तों। उसके साथ-साथ आप देख सकते हैं विजय कंचारला करके है, उन्होंने भी एमएस मास्टर ऑफ साइंस किया है उन्होंने कंप्यूटर साइंस में फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ लुइसविल,
एंड बीटेक फ्रॉम द जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजी हैदराबाद से उन्होंने बीटेक किया है। तो इनका दोनों का भी क्वालिफिकेशन जो एजुकेशन है बहुत अच्छा है दोस्तों। दोस्तों हम आगे देखते हैं, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि रिसर्च रिपोर्ट सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। तो हम रिसर्च रिपोर्ट देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे आते हैं। तो जो कल्याणम भास्कर है, उन्होंने एक सीनियर एनालिस्ट है, सेबी रजिस्टर्ड है। उन्होंने एक कंपनी के ऊपर एक रिसर्च रिपोर्ट बनाया था, वो हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे दोस्तों। तो उन्होंने जब एक कंपनी थ्री ऑलमोस्ट थ्री कंपनी ₹6 के आसपास थी, तो उन्होंने एक यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग दिया था। और ये रिपोर्ट है 25 मई 2020 का दोस्तों। तो दोस्तों हमें इसमें थोड़ा टेकअवेज क्या लेना है, हम ये देखेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे चलते हैं दोस्तों कि इन्होंने जो बैकग्राउंड दिया है, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, इन्होंने इतने सारे कंपनीज है और कितना परसेंट होल्डिंग है, तो यहाँ पे उन्होंने बताया दोस्तों। अब देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 16 उनके सब्सिडीज कंपनी है और हर एक कंपनी में उनका 100% होल्डिंग्स है। मतलब ऐसी कोई कंपनी नहीं कि उसमें उन्होंने उनका होल्डिंग्स परसेंटेज कम है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है कंपनी के लिए। और देख सकते हैं कि बहुत सारे इंडिया में 2 है और बाहर भी जितने बहुत सारे बड़े-बड़े कंट्री यूएस में है, इज़राइल में है, ऑस्ट्रेलिया में है, तो बहुत-बहुत जगह बड़े-बड़े जगह पे इनका लोकेशन में है। उनका जो बिज़नेस रेवेन्यू मॉडल है वो सेगमेंट्स है कि मीडिया सेगमेंट में काम करते हैं, एडटेक एंड डिजिटल मार्केटिंग, सॉफ्टवेयर सर्विसेज में काम करते हैं, फ्यूचर टेक्नोलॉजीज में काम करते हैं दोस्तों। आप देख आगे देख सकते हैं कि इनका डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन्वॉल्व्स मार्केटिंग थ्रू। तो कैसे मार्केटिंग करते हैं दोस्तों? तो ये करते हैं कि वीडियो एडवर्टाइजमेंट, डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट, मतलब जो आप कोई न्यूज़ देख रहे हैं तो वहाँ पे डिस्प्ले पे आता है। सर्च मार्केटिंग, मतलब सर्च इंजन पे आप गूगल गूगल पे जाओगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारे ऐड दिखेंगे। ईमेल मार्केटिंग करते हैं, लीड जनरेशन करते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग, मोबाइल मार्केटिंग। तो ये इनके बहुत सारे डिजिटल मार्केट के सोर्सेस है दोस्तों। कंपनी में दोस्तों टेक्नोलॉजी प्ले बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है ये कंपनी के लिए। ये बहुत बड़े अच्छे-अच्छे लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज यूज करते हैं दोस्तों। तो ये हेडर बिडिंग के लिए ऑप्शन है, हेडर बिडर बाइंग है, प्री बिड जेएस अडेप्टर है, ट्रैफिक क्वालिटी ऑटोमेशन है, यू नो इन्वेस्टमेंट इन ऑटोमेशंस है। तो बहुत जगह पे इन्होंने अपना पैर पैर फैला के रखा है दोस्तों। इनके जो मेजर क्लाइंट्स है दोस्तों, मतलब हमें डे टू डे देखते तो वो जो याहू है, गूगल है, अमेरिकन एक्सप्रेस है, यूनिलीवर है, तो बहुत बड़े-बड़े इनके क्लाइंट्स हैं, हमने पहले भी देखा था दोस्तों। तो इनका अभी तो जो इंडस्ट्री का हमने रिपोर्ट देखा, उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि ग्लोबल डिजिटल एडवर्टाइजिंग स्पेंड व्हिच इज करंटली एट अ 300 बिलियन, मतलब जो 200 2020 में 200 बिलियन तक एक इंडस्ट्री था। तो उनका जो फोरकास्ट है इज एस्टिमेटेड टू क्रॉस 500 बिलियन बाय ईयर 2025 एट अ सीएजीआर ऑफ अ 15%। तो ये जो इंडस्ट्री है, डिजिटल मार्केटिंग जो इंडस्ट्री है, ये आगे जाके अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट दिखा सकते हैं। मतलब कमिंग 2020 में, मतलब नेक्स्ट 4 या 5 इयर्स में ये कंपनी लगभग 1.5 गुना इनका इंडस्ट्री का इस सेगमेंट में इम्प्रूवमेंट होने का चांसेस है दोस्तों, एस्टिमेटेड है दोस्तों। Globally, there are over 4.38 billion internet user with a growth of 1000% from the year 2022 2000 to 2019। तो 19 साल में दोस्तों 1000% से इंटरनेट यूजर बढ़े हैं दोस्तों। अभी 4.38 मिलियन इंटरनेट यूजर है और आगे जाके बहुत सारे इंटरनेट यूजर बढ़ने वाले हैं। और ये जो सेगमेंट है, ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री को बहुत अच्छा खासा फायदा होने वाला है दोस्तों। तो ये कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है, ये फोरकास्ट किया था। क्योंकि बहुत सारे आप देख सकते हैं, एजुकेशन सेक्टर में देखोगे तो बहुत सारे बच्चे आज घर से ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में भी बहुत सारा जो इन्फॉर्मेशन पास ऑन हो रहा है, तो वो भी रेन फोरकास्ट है, वेदर फोरकास्ट है, ये सारा डिजिटल मीडिया के थ्रू ही हो रहा है। वहां पे आप हेल्थ केयर सेक्टर या टेक्नोलॉजी सेक्टर में, तो सभी जगह पे यह कंपनी के लिए अपॉर्चुनिटी था ये कोविड के वजह से। तो हम ये फाइनेंशियल ट्रेंड में देखेंगे कैसे कस्टमर कंपनी ने ये परफॉर्म किया है, ओवर द लास्ट 1 ईयर में कैसे परफॉर्म किया है। आगे देखते हैं दोस्तों कि इनके जो फाइनेंशियल ट्रेंड्स उन्होंने बताया 2019, 18, 17, 20, 18। तो ये ग्रोथ तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, तो कंपनी का ग्रोथ तो अच्छा है दोस्तों। दोस्तों मतलब एबिटिडा कंपनी का ग्रो हो रहा है,
तो नेट प्रॉफिट कंपनी का आप देख सकते हैं, कंसिस्टेंटली प्रॉफिट है कंपनी में। ज्यादा तो फोकस हम कहाँ करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पे आते हैं दोस्तों, फाइनेंशियल समरी वगैरह हम देखेंगे दोस्तों। यहाँ पे आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देख, शेयर होल्डिंग पैटर्न में हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये जो टेकअवेज है तो कंपनी के लिए, यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट पॉजिटिव्स। तो इसमें क्या पॉजिटिव है, नाइके प्लेयर इन अ ग्लोबल डिजिटल मार्केटिंग मार्केट विथ अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ मोर देन 20 years। तो आगे देख सकते हैं कि ऑपरेशंस स्ट्रेटेजिकली स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड विद मोर देन 22 ऑफिसेस। तो 22 ऑफिसेस अक्रॉस द ग्लोब है उनके, और आगे भी ये बहुत सारी कंपनीज को एक्वायर कर सकते हैं दोस्तों, in order to target, penetrate and capitalize on a demand for a digital media across the globe। तो ये कंपनी ग्लोबली है दोस्तों। प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड विद कंसिस्टेंसी इन टर्नओवर, कंपनी का टर्नओवर जो है कंसिस्टेंट रहा है दोस्तों। टॉप एमएनसीज आर द बीसीजीज मेजर क्लाइंट्स, जो बड़े बड़े एमएनसीज है ये कंपनी के मेजर क्लाइंट्स है दोस्तों। लोडेड विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, कंपनी के पास अच्छे 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 टेक्नोलॉजीज है, सॉफ्टवेयर है, आईओटी है, आपने देखा। तो ये कंपनी के लिए बेनिफिट, अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है दोस्तों। प्रेफरेंशियल इश्यूज एट दिस टाइम इज a huge moral and financial boosters to the company। BCG is coming closely into the vicinity of a bull's eyes for strategic acquisition by funds MNCs due to its pure digital play and may to be a multi-bagger stock in the future। तो उन्होंने फोकस किया था कि मल्टी बैगर ये स्टॉक बन सकता है, क्योंकि बहुत सारे इनके सब्सिडीज है और 100% उसमें होल्डिंग्स है कंपनी में, और आगे जाके कंपनी के पास बहुत अच्छा फंड आ सकता है और कंपनी बहुत बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है दोस्तों। दूसरा एक देख सकते हैं कि ओनली लिस्टेड स्मॉल कैप कंपनी। तो ये जो इंडियन मार्केट में देखोगे तो यही ओनली कंपनी है प्योर डिजिटल मार्केटिंग करती है, और उसका जो लो बेटा है 0.30, उसका लो बेटा है, बेटा जो है लो है, उसका वोलेटिलिटी कम है दोस्तों। अट्रैक्टिव वैल्यूएशन आप देखोगे तो इसका वैल्यूएशन, मतलब उन्होंने जो मई 20 में बताया था तो उस टाइम 6.3 रुपीज प्राइस था, अभी लगभग 19 रुपीज के आसपास प्राइस है। तो उस टाइम वो बोल रहे थे कि इसका जो बुक वैल्यू है विच इज अराउंड 32 रुपीज है, लेकिन इसका जो करंट प्राइस है दैट इज 6.30, मतलब ये अंडर वैल्यूड है और आपको अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे ये प्राइस पे शेयर मिल रहा है। उन्होंने यहाँ पे वैल्यूएशन, उन्होंने कंपैरिजन किया है, दोस्तों। यहाँ पे जो मेजर इनका जो कॉम्पिटिटर है इंडियन मार्केट में वो है एफएल इंडिया दोस्तों। और ये देख सकते हैं कि मई 20 में कंपनी का एफएल इंडिया था 1000 रुपीज पे और ये था 3 रुपीज पे, और मार्च 20 में ये प्राइस था 1000 रुपीज और 3 रुपीज, और मई 20 में ये था 15 रुपीज और ये था 6 रुपीज, मतलब यहाँ पे 43% रिटर्न दिया और यहाँ पे 107%। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि जो डिजिटल मार्केट में काम करते हैं जैसे गूगल है, फेसबुक है, इन्होंने भी जो रिटर्न दिया, नेटफ्लिक्स है, अमेजोन है, एयरटेल है, रिलायंस इंडस्ट्रीज जियो है, तो कंपेयर टू इनके ये कंपनी ने अच्छा खासा यहाँ पे स्टॉक में रिटर्न आया है दोस्तों, अच्छा रिटर्न कंपनी ने दिया है दोस्तों। दोस्तों हमने कंपनी के बारे में तो अच्छी अच्छी बातें की है, लेकिन जो नेगेटिव साइड है वो भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कंसर्न जो है, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल्स आर नॉट डूइंग वेल, मतलब जो कंपनी की पेरेंट कंपनी है उनका कंसिस्टेंट ग्रोथ जो फाइनेंशियल ट्रेंड है वो अच्छा नहीं है, मतलब कंसोलिडेटेड तो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन स्टैंड अलोन जो कंपनी पेरेंट कंपनी है दैट इज नॉट परफॉर्मिंग वेल। आगे देख सकते हैं दोस्तों कि जो उनके बाकी की जो सब्सिडरीज कंपनी है उन्होंने यहाँ पे लिखा है कि देयर रिटर्न्स ऑन इक्विटी आर नॉट एनकरेजिंग, तो उनके जो रिटर्न्स ऑन ये इक्विटी है वो उतना अच्छा खासा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। ऑल्सो द फाइनेंशियल्स ऑफ सब्सिडरीज वेयर नॉट ऑडिटेड रेगुलरली, जो उनके सब्सिडरीज कंपनी है तो उनका यहाँ पे वो कोई भी डिटेल्स नहीं अच्छा दिखाते, तो वो कोई भी ऑडिटेड, मतलब रेगुलरली ऑडिट नहीं करते दोस्तों। तो वो बोल रहे कि नीड्स बिग राइट ऑफ वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड फॉर एडजस्टमेंट टुवर्ड्स फेयर वैल्यू, ठीक है। आगे दोस्तों यहाँ पे उन्होंने जो पॉइंट रेज किया है, तो जो उन्होंने बोला कि कोविड-19 की वजह से बहुत सारे क्लाइंट्स उनका पेमेंट थका देंगे और उसका रिसीवेबल्स बढ़ेगा।
और वो एक पॉइंट उन्होंने रेज किया है, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट था कि दोस्तों उनके ऊपर जो लिएबिलिटीज है और टैक्स ड्यूज एंड बैंक बोरोइंग्स विल बी अ बिग कंस्ट्रेंट फॉर द कंपनी। तो कंपनी के ऊपर जो कर्जा है वो थोड़ा ज्यादा है, वो हम देखेंगे कितना है, और वो एक कंसर्न कंपनी के लिए बन सकता है दोस्तों, ठीक है। उन्होंने यहाँ पे पीयर ग्रुप का कंपैरिजन किया है। आप देख सकते हैं कि एप्पल इंडिया के साथ उन्होंने कंपेयर, दिस इज द ओनली मेजर कंपनी, वो उनका कॉम्पिटिटर है। आप देख सकते हैं कि एप्पल इंडिया का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 3,900 करोड़, ठीक है। और इनका ब्राइटकॉम ग्रुप का मार्केट कैपिटलाइजेशन है ओनली 300 करोड़, ठीक है। मतलब 6 रुपीज प्राइस था तब, अभी थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है। लेकिन रेवेन्यू देखोगे दोस्तों तो एप्पल इंडिया का रेवेन्यू बहुत कम है और ब्राइटकॉम का रेवेन्यू बहुत ज्यादा है। प्रॉफिट भी देखोगे तो यहाँ पे 67 है, 67 करोड़ है, और यहाँ पे 443 करोड़ है। मतलब प्रॉफिट में भी बहुत जंप है दोस्तों, ठीक है। मतलब बहुत डिफरेंस है दोस्तों। फिर भी इनका प्राइस, मतलब अभी एप्पल इंडिया का प्राइस देखोगे तो लगभग 4,500 के आसपास है, और ब्राइटकॉम का 19 रुपीज है। मतलब इधर कहने का ये है कि एप्पल इंडिया ये और वैल्यू स्टॉक है, और यहाँ कंपेयर टू ब्राइटकॉम ग्रुप, और ब्राइटकॉम ग्रुप का आप देखोगे तो यहाँ पे पी रेशियो है 0.68 ओनली, मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो, मतलब ये बहुत अंडर वैल्यू शेयर है दोस्तों। अभी भी देखोगे तो अभी 19 रुपीज में है ना, फिर भी मैं बोलूंगा कि ये शेयर अंडर वैल्यू ही है कंपेयर टू एप्पल इंडिया। एप्पल इंडिया का पी रेशियो तो 59 है, अभी तो बहुत बड़ा होगा फिर पी रेशियो दोस्तों, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ब्राइटकॉम एप्पल इंडिया को कंपेयर किया तो ये आपको अंडर वैल्यू और सस्ते दाम पे शेयर मिल रहे हैं दोस्तों, और लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन इसमें बनाना कोई इसमें दिक्कत नहीं मुझे दिखती दोस्तों, ठीक है। इन्होंने जो रिकमेंडेशन दिया है, ये हम देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पे उन्होंने क्या बोलते हैं कि एक्सलेंट ट्रैक रिकॉर्ड तो उनका अच्छा है, ग्लोबल डिजिटल मार्केटिंग स्पेस है, मतलब एप्पल इंडिया सिर्फ इज लिमिटेड टू ओनली इंडिया, मतलब सिंगापुर बेस्ड कंपनी है, लेकिन उनका जो ज्यादातर है तो इंडिया और सिंगापुर में ही है, ठीक है। और जो ब्राइटकॉम ग्रुप है, दिस इज अ ग्लोबल कंपनी और बहुत सारे इनकी सब्सिडीज है दोस्तों, तो उसके कारण ये कंपनी को एक पॉजिटिव पॉइंट बन सकता है, और अच्छा आगे जाके ये अच्छा खासा इन्वेस्टर फ्रेंडली बन सकती है, और कंपनी मल्टी बैगर बनने का चांसेस है दोस्तों, ठीक है। वैल्यूएशन के हिसाब से इन्होंने 2020 में मई 20 में यहाँ पे वैल्यूएशन कैलकुलेट किया था, और नेट बुक वैल्यू कंपनी का जो है वो 2730 है, और उसके हिसाब से इसका बुक वैल्यू आता था पर शेयर 30 रुपीज, 32 रुपीज। अभी भी देखोगे दोस्तों कि मानते मानते कि यहाँ पे इस कंपनी का बुक वैल्यू 32 रुपीज है, और लेकिन अभी भी कंपनी का प्राइस 19 रुपए, मतलब अभी भी कंपनी अंडर वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने जो रिसर्च दिखाया तो मुझे तो इनका रिसर्च बहुत अच्छा लगा दोस्तों, और इन्होंने यहाँ पे उस टाइम उन्होंने रिकमेंड किया था कि शेयर 6.3 रुपीज के है, और ये 12 रुपीज को अपसाइड जा सकता है, 90% उन्होंने अपसाइड का बाई कॉल दिया था दोस्तों। तो ये रिसर्च तो अल्टीमेटली मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आगे देखते हैं दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे फाइनेंशियल, अभी करंट फाइनेंशियल्स, बैलेंस शीट एंड शेयर होल्डिंग्स, वो हम देखेंगे दोस्तों। यहाँ पे मैं टिकर टेक के वेबसाइट पे देख रहा हूँ दोस्तों, ये क्वार्टरली मैंने सिलेक्ट किया है, और आप देख सकते हो कि यहाँ पे कंटिन्यूअसली कंपनी ने रेवेन्यू में ग्रोथ आया है दोस्तों। मतलब अभी दिसंबर में देखोगे तो यहाँ पे 879 का इन करोड़ का इनका रेवेन्यू है, रेवेन्यू बढ़ा है, और उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे नेट इनकम भी जंप हुआ है दोस्तों। मतलब दिसंबर आप कंपेयर करोगे लास्ट दिसंबर तो इतना इसमें ग्रोथ नहीं है, लेकिन कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर मतलब सितंबर से कंपेयर करोगे तो यहाँ पे ग्रोथ है दोस्तों। दोस्तों इसके साथ एक उनका जो सीजनल ग्रोथ देखना, वो भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं वेबसाइट पे उन्होंने पब्लिश किया था, आप देख सकते हो यहाँ पे उनका जो ट्रेंड रहता है, उन्होंने लास्ट 3-4 इयर्स का ट्रेंड बताया है कि Q1 में कम रहता है, Q2 में कम रहता है, Q3 में बढ़ जाता है। मतलब अक्टूबर और दिसंबर का जो Q3 रहता है उसमें उनका अच्छा खासा रिजल्ट रेवेन्यू बढ़ जाता है, और उसके बाद Q4 में कम हो जाता है दोस्तों। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं दोस्तों, ये Q4 में मतलब दिसंबर में यहाँ पे बढ़ा है, और उससे पहले कम था। देखो सितंबर में कम है, जून में कम है, और मार्च 2020 में भी अभी देखो कम है। मतलब यहाँ पे दिसंबर में ज्यादा था, उसके बाद मार्च में कम हो गया। उससे पहले भी आप देख सकते हैं कि 2019 में यहाँ पे दिसंबर 2018 में यहाँ पे 338 था, उसके बाद मार्च में कम हो गया। यहाँ पे भी सेम 2019 में भी ऐसे हुआ, दिसंबर में 143 था, उसके बाद मार्च में 107 हो गया।
और अभी भी यहाँ पे 138 हुआ है दोस्तों, और आगे जाके कम हो सकता है, तो उसके लिए आप शॉक होने की जरूरत नहीं दोस्तों, ठीक है। तो हम वो डिस्कस करेंगे आगे क्या करना है उसके बारे में। यहाँ पे आप कंपनी के ऊपर लिएबिलिटीज देख सकते हैं दोस्तों, कंसिस्टेंट उन्होंने कुछ कर्जा कम किया नहीं है। आप देख सकते हैं कि 440 करोड़ का उनके ऊपर एज ऑन डेट कर्जा है दोस्तों, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने कंसिडर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते देखते हैं दोस्तों कि कंपनी में होल्डिंग्स, मतलब जो प्रमोटर्स के होल्डिंग्स में कुछ चेंज है या देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रमोटर का जो प्लेजिंग था, तो प्लेज्ड शेयर्स थे मार्च 2020 में, तो उन्होंने प्लेजिंग कम कर दी यहाँ पे मई 2020 में, या सॉरी यहाँ पे जून 2020 में उन्होंने प्लेजिंग कम कर दिया, और उसके बाद अभी ये कंसिस्टेंट है, ठीक है। तो यह प्रमोटर के पास 36% शेयर्स है, उसमें से यहाँ पे 11% दिखा है, लेकिन दिस इज रॉन्ग। एक्चुअली इट इज 31% प्रमोटर ने अपने शेयर्स उन्होंने प्लेज रखे, मतलब गिरवी रखे, ठीक है। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस 0.72% है, और रिटेलर 62% है। तो यहाँ पे प्रमोटर्स के जो होल्डिंग्स है थोड़ा कम है दोस्तों, ये थोड़ा पॉइंट कंसर्न है इन्वेस्टर के लिए, लेकिन 36% भी है और अच्छा प्रमोटर का परफॉर्म कर रहा है, दैट इज गुड। लेकिन यहाँ से आपको म्यूचुअल फंड या फॉरेन इंस्टीट्यूशन इसमें इन्वेस्ट करता नजर आ सकता है दोस्तों, क्योंकि कंपनी के ग्रोथ पर्सपेक्टिव अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है, न्यूज का लेटेस्ट न्यूज कंपनी के क्या है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आप लेटेस्ट न्यूज देखते हैं दोस्तों, तो आप शॉक हो जाओगे कि बोर्ड ऑफ ब्राइटकॉम ग्रुप टू कंसिडर बोनस इशू एंड राइजिंग इक्विटी फंड्स। तो ये तो कंपनी के लिए मतलब आप मतलब बोल सकते हैं कि ये शॉकिंग न्यूज है दोस्तों। तो अभी कंपनी बोनस दे रही है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यूज पे मैं आया हूँ। The board of Brightcom Group will meet on 28 June 2021 to consider allotment of bonus shares in a ratio of one equity shares for every four existing equity shares। तो दोस्तों ये तो बोर्ड के अप्रूवल के बाद ही मिलेगा, लेकिन मेरे हिसाब से हो सकता है वो कंपनी आपको बोनस देगी, और इसके साथ साथ ये फाइनेंशियल जो भी मार्च क्वार्टर के उनको जो फाइनेंशियल्स है वो भी डिक्लेयर करेंगे, और उसके साथ साथ कंपनी डिविडेंड भी डिक्लेयर करने का चांस है दोस्तों। तो यहाँ पे देखने वाली बहुत बात है कि दोस्तों ये कंपनी के लिए बहुत बड़ी न्यूज है दोस्तों, बहुत बड़ी न्यूज है, और आगे की रणनीति इसके ऊपर पूरी डिपेंड रहेगी दोस्तों। तो ये तो न्यूज तो पूरा ब्रेकिंग, तो बाकी के भी न्यूज है दोस्तों। यहाँ पे उन्होंने कंपनी जो लोकल न्यूज़पेपर है वहां पे भी अपनी एड्स वगैरह प्रमोट करने के देख रहे हैं दोस्तों। तो ये बाकी ये न्यूज है, लेकिन ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है दोस्तों, ठीक है। तो ये न्यूज का देखते हैं कि इम्पैक्ट कैसा होता है। और जो हमारा लास्ट पॉइंट है, और बहुत सारे लोग इसके लिए वेट कर रहे हैं, व्हाट इन्वेस्टर शुड डू नाउ एंड बाई सेल एंड होल्ड, क्या करना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे हिसाब से मुझे जो लगता है दोस्तों, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं चार्ट ओपन किया हूँ दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे जो 10 रुपीज का जो साइकोलॉजी लेवल था, ठीक है, तो ये जैसे ही इसने 10 रुपीज टच किया नीचे आ गया, ठीक है। ये कब था? दिसंबर में, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 10 रुपीज पे था, ठीक है, मार्च में। 10 रुपीज गया शेयर, फिर से नीचे आ गया, 10 रुपीज टच किया, फिर से नीचे आ गया। फिर मतलब ये एक साइकोलॉजी लेवल रहता है दोस्तों, मतलब 10 रुपीज एक साइकोलॉजी लेवल है, जैसे अभी 20 रुपीज एक साइकोलॉजी लेवल है। मतलब यहाँ पे बोनस का न्यूज हो सकता है कि ये साइकोलॉजी लेवल ब्रेक होके जाएगा, लेकिन साइकोलॉजी लेवल है कि यहाँ से 20 रुपीज के बाद थोड़ा नीचे भी आ सकता है। लेकिन इन केस वो 20 रुपीज के ऊपर सस्टेन करता है, तो शेयर को भाई साहब कोई नहीं रोक सकता, मतलब 30-40 रुपीज के पास जा सकता है, सस्टेन करता है 20 के ऊपर। लेकिन मैं दोस्तों बोलूंगा कि आपके पास अभी कोई भी शेयर्स नहीं है, मतलब आपके पास शेयर्स कोई भी नहीं है, तो ये 20 के बाद ही इसमें गिरावट आएगा, तो डेफिनेटली इसमें दोस्तों इन्वेस्टमेंट करना, ठीक है। और बाद में मान लो कि अभी आपके पास शेयर्स है, आपने बहुत मतलब नीचे तरीके से शेयर बाई किया है, तो मैं तो बोलता हूँ कि इसको सेल करने की कोशिश मत करना। ये लॉन्ग टर्म के लिए भाई एक एक भी शेयर मत बेचो, बोनस दे रही कंपनी आपके शेयर्स, मतलब 4 शेयर्स के बदले आपको एक शेयर मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो इसमें बेचो मत, बाय करना है तो इसमें भी थोड़ी गिरावट आएगी तो बाय करो, नहीं तो इसमें अपर सर्किट लगेगा तो आप बाय नहीं कर सकते। सेल मत करो, जिसके पास भी शेयर्स है होल्ड करो, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट दोस्तों हमारा जो लास्ट क्वेश्चन पूछा था हमने कि टेक्समो पाइप में प्रमोटर्स के कितने होल्डिंग है, तो उसके विनर है अजीत कुमार शाह। हमने लास्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन पूछा था और अजीत कुमार शाह ने इसका करेक्ट आंसर दिया है, तो
कांग्रेचुलेशंस अजीत कुमार शाह, बहुत बहुत बधाई है आपको। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का, today's question, how much is the ROCE of Brightcom Group? दोस्तों आप रियली फंडामेंटल एनालिसिस करते हो दोस्तों, तो आपको ये पता चलेगा कि ROCE मतलब क्या होता है, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विपमेंट, इसका परसेंटेज कितना है दोस्तों। और ये हर एक फंडामेंटल एनालिसिस करते समय ये जो पॉइंट है ROCE बहुत इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों, ठीक है। तो ये मुझे इसका कमेंट करके, वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बता दीजिए, तो कल का या मंडे का जो वीडियो रहेगा उसमें मैं जो विनर रहेगा उसका नाम बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो दैट्स इट फॉर इन टुडेज वीडियो दोस्तों। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बता दीजिए, अपने वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, एंड प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।